जय हिंद दोस्तों। जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में नहीं होते तो देश के लिए फैसले कौन लेता है। जब प्रधानमंत्री मोदी अपने ऑफिस नहीं पहुंचते तो फिर देश के नीतिगत फैसले कौन लेता है, कौन इस देश की नीतियों को बनाता है। ये सवाल उस वक्त लाजमी हो जाते हैं जिस वक्त पिछले 2 महीनों से प्रधानमंत्री मोदी कभी हिमाचल में तो कभी गुजरात में चुनावी दौरे पर दौरे कर रहे हैं। शायद इससे पहले आपने कभी किसी प्रधानमंत्री को इतनी चुनावी रैलियां, जनसभाएं करते हुए देखा होगा, मगर पीएम मोदी के प्रचार अभियान को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि इस वक्त उनके लिए चुनाव जीतने से बड़ी कामयाबी कोई और है नहीं। और फिर बात गुजरात की हो तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात में चुनाव जीतना प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितना अहम हो जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार अभियान को देखें तो देख के ऐसा ही लगता है कि चुनाव जीतना ही उनके लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। बेरोजगारी चरम पे है, आर्थिक मंदी दस्तक दे चुकी है, किसानों की हालत खराब है, मगर पीएम मोदी चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं। वो औसतन हर दिन अब 2 से 3 रैलियां, जनसभाएं कर रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे की चर्चा करेंगे, गुजरात रैलियों की हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गुजरात में ऐसे कौन से हालात पिछले 27 साल में बन चुके हैं कि प्रधानमंत्री को प्रचार मंत्री बनना पड़ा है। दरअसल शनिवार की बात कर लें, रविवार की बात कर लें और आज सोमवार की बात कर लें, 3 दिनों से प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में हैं। रैलियां भी की जा रही हैं और 3-3, 4-4 रैलियां, रोड शो प्रधानमंत्री हर दिन कर रहे हैं। तो क्या सच में गुजरात में बीजेपी का मिशन रिपीट फंस चुका है और क्या पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं इस बात का संकेत नहीं है कि जिस गुजरात मॉडल का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी गुजरात लॉबी करती है वो गुजरात मॉडल ढेर हो चुका है और 27 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी को पहली बार गुजरात में उल्ट फेर का डर सता रहा है। तो चलिए आज कुछ चीजों को समझते हैं कि बीजेपी को गुजरात का किला ढहने का डर क्यों है और अगर गुजरात का किला ढह गया तो समझो 2024 में दिल्ली बचाना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल शनिवार से प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के 3 दिन के दौरे पे हैं। रविवार को 4 जनसभाएं प्रधानमंत्री मोदी ने की, लोगों को संबोधित किया। यकीन मानिए प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जनसभाएं की हैं, कोई छोटे मोटा नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने 4 जनसभाएं की, रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने। तो साथ में उन्होंने ये भी कहा कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इतनी रैलियां क्यों कर रहे हैं, क्या उन्हें हार का डर है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हार का डर नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है। और अगर आप पिछले 1 महीने में जाएंगे तो आपको बता दूं कि 33 में से 30 जिलों में प्रधानमंत्री मोदी दौरा कर चुके हैं और उनके दौरों को देखकर तो ऐसा ही लगता है दोस्तों कि जो प्रदेश में सरकार बैठी है, फिर वो चाहे आनंदीबेन पटेल की बात हो, विजय रूपानी की बात हो, भूपेंद्र पटेल की बात हो, कोई ऐसा चेहरा गुजरात प्रोड्यूस नहीं कर पाया है जो अपने दम पर जीत दिला सके। यही कारण है कि प्रधानमंत्री को हर जिले में जाकर, हर जनसभा में जाकर अपने चेहरे के ऊपर वोट मांगना पड़ रहा है। 22 साल से आप सत्ता में बैठे हैं तो आप किसी पर दोष नहीं दे सकते हैं। आप ना वहां पे कांग्रेस को घेर पा रहे हैं, ना आप आम आदमी पार्टी को घेर पा रहे हैं, ना सपा को, ना बसपा को, जो वहां पे है नहीं। तो सीधी जिम्मेदारी आपकी है और यहीं पे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी फंस रही है। 2017 में एक बड़ा कारण है, 2017 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी हारती हारती जीती थी। आखिरी मोमेंट में ना जाने वो कौन सा खेल हुआ जहां कांग्रेस पिछड़ गई थी और बीजेपी जीत गई थी। आपका भी एक बड़ा फैक्टर है, कहा जा रहा है आपने भी प्रधानमंत्री मोदी की धड़कनों को बढ़ा दिया है। आप जो है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, बड़ी चुनौती इस वक्त गुजरात में बीजेपी को दे रहे हैं और विपक्ष पे निशाना साधने के लिए प्रधानमंत्री के पास कुछ है नहीं, इसलिए सिर्फ वो ये बोल रहे हैं कि गुजरात के बेटे को मुझे जो है विपक्ष के नेता गालियां देते हैं। लेकिन दोस्तों
बात गालियों की नहीं है, बात यह है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने माहौल बीजेपी का टाइट कर रखा है और बीजेपी वहां पे फंसती हुई जा रही है। और रही सही कसर, जिस गुजरात मॉडल की बात प्रधानमंत्री मोदी किया करते थे, वो मोरबी पुल हादसे के बाद से लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा है। ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए साख का दाव है। 1995 से ही दोनों सत्ता में हैं और अगर यहाँ पे हारते हैं तो समझिए 2024 उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। डबल इंजन सरकार की परीक्षा भी गुजरात में होने वाली है और अगर यहाँ पे हारे तो समझिए कि वो इंजन जो है वो फेल हो गया और ट्रेन भी फेल हो गई। बहुत कह सकते हैं कि बहुत चुनौतियां इस वक्त गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी के सामने हैं और गुजरात मॉडल जिसकी बात की जाती थी वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यही कारण है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन लें, दूसरे बीजेपी नेताओं को सुन लें, आप कोई गुजरात मॉडल की बात नहीं कर रहा है। 2002 के दंगों की याद दिलाई जा रही है। ये मैं किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें चुनावों से पहले रिहा किया गया। आपको अच्छे से पता होगा बिल्किस बानो के रेप के जो आरोपी थे, दोषी थे, उनको जेल से रिहा किया गया। और तो और जो 2002 में जो दंगे हुए थे उनके आरोपी थे, उनके परिजनों को टिकट भी दिया गया। तो बीजेपी की कोशिश यही है कि लोगों को 2002 याद कराया जाए और गुजरात का जो चुनावी मॉडल है उसे भुलाया जाए, क्योंकि मोरबी पुल हादसे ने गुजरात मॉडल की पोल खोल दी है। तो इस वक्त कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की पिच बहुत टाइट है गुजरात में। लेकिन सवाल इस बात का ही था दोस्तों कि अगर प्रधानमंत्री 3 से 4 रैलियां और एक दिन में करेंगे और हफ्ते में 3 से 4 दिन जाकर गुजरात में बैठे रहेंगे तो इस देश की नीतियां और फैसले कौन लेगा। तो चुनावी प्रचार की गुजरात में पूरी कमान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों में ले रखी है। अमित शाह भी वहां पे डटे हुए हैं और जो खबरें हमारे पास हैं उनके अनुसार अभी तो शुरुआत है। अगले 10-12 दिन के अंदर अंदर बीजेपी के तमाम बड़े नेता, बड़े मंत्री और साथ ही साथ मुख्यमंत्री तमाम स्टेटों के वो गुजरात आने वाले हैं और एक बार माहौल बनाने की कोशिश जो है वो गुजरात में की जाएगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में अगर 27 साल में बीजेपी ने इतना काम किया होता तो प्रधानमंत्री मोदी को वहां हर विधानसभा में जाकर इतनी रैलियां करके वोट मांगने पड़ते, या फिर गुजरात मॉडल की पोल जो है वो खुल चुकी है और मोरबी हादसे ने कई प्रश्न प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के सामने खड़े कर दिए हैं। और क्या वाकई में आपको ऐसा भी लगता है कि अगर गुजरात में कहीं हार जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी तो फिर उसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनावों पर होगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।